please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आवाज समाचार में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। बुलेटिन में दिखाएंगे कई सारी बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। मुंबई के घाटकोपर में क्रैश हुआ चार्टर्ड विमान में सवार 4 लोगों के साथ एक राहगीर की मौत। सरकार ने दिए जांच के आदेश। बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी। आज सेंसेक्स 179 पॉइंट लुढ़का। निफ्टी 10,600 के नीचे फिसला तो मिड कैप इंडेक्स करीब 2% टूटा। रुपए ने छुआ रिकॉर्ड निचला स्तर। डॉलर की मजबूती और क्रूड के उबाल से पड़ा कमजोर। 69 रुपए के पार पहुंची $1 की कीमत। महाराष्ट्र प्लास्टिक बैन में बड़ी राहत। पॉलीथीन, प्लास्टिक और थर्माकोल की थाली चम्मच को छोड़कर हर आइटम पर फिलहाल रोक नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए कैशलेस इलाज पर संकट के बादल। नए नियमों के चलते जुलाई के बाद मुट्ठी भर अस्पताल ही दे पाएंगे सुविधा। आयुष्मान योजना भी हो सकती है शिकार। पहली बार सामने आया 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो। इधर कांग्रेस और बीजेपी में शुरू हुई जुबानी जंग। संत कबीर की पुण्यतिथि पर मगहर पहुंचे मोदी। कांग्रेस, अखिलेश और मायावती पर तीखा हमला। कहा आज सत्ता के लालची कर रहे हैं बहुजन और समाज की बात। और ऑडी Q5 पेट्रोल भारत में लॉन्च। बेहतर डिजाइन और फीचर्स के साथ 55 लाख है शुरुआती कीमत। मर्सिडीज GLC और BMW X3 से होगा मुकाबला। तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। जुलाई के बाद आपके कैशलेस इलाज की सुविधा खतरे में पड़ने वाली है। कैशलेस इलाज के लिए नए नियम लागू हो जाएंगे और ज्यादातर अस्पताल इन नियमों को पूरा नहीं करते। कौन से वो नियम हैं, ये पूरी खबर जानने और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं हेल्थ एक्टिविस्ट DN श्रीवास्तव, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के DG गिरधर ज्ञानी और हमारे सहयोगी प्रतीक श्रीवास्तव। पहले प्रतीक से बात करते हैं। प्रतीक, ये बताइए IRDA का वो कौन सा नियम है, ये क्या नियम है जिसके चलते कैशलेस इलाज पर तलवार लटक गई है? देखिए, IRDA ने 2016 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था और ये कहा था कि तमाम जो अस्पताल हैं उनके पास एक विकल्प मौजूद है कि वो 2 सालों के अंदर NABH एक्रीडिएटेड हो जाएं, यानी कि अस्पतालों की जो गुणवत्ता तय करने वाली संस्था है NABH, उनसे मान्यता ले लें, कम से कम एंट्री लेवल का एक्रीडिएशन ले लें जिससे अस्पतालों में गुणवत्ता मौजूद हो। और इसके पीछे जो मकसद था वो मकसद ये था कि जब मरीज अस्पताल में जाए तो उसे गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले, ऐसे मरीज जिनके पास इंश्योरेंस कार्ड मौजूद है। अब पेच यहाँ पर ये फंस गया है कि जुलाई की डेडलाइन अब खत्म होने वाली है, कुछ ही दिनों का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में अगर NABH अगर जो IRDA इस डेडलाइन को एक्सटेंड नहीं करता है तो ना सिर्फ जो सामान्य इंश्योरेंस कार्ड धारक हैं बल्कि जो सरकार की आयुष्मान भारत योजना है, चूंकि उसके तहत भी लोगों को इंश्योरेंस के जरिए ही इलाज मिलना है, ये अधर में फंस सकती है। क्योंकि लोगों को जब इंश्योरेंस कार्ड लेकर अस्पतालों में जाएंगे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो भी अस्पताल NABH एक्रीडिएटेड नहीं है वहाँ पर इंश्योरेंस के जरिए इलाज पाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी प्रतीक, एक जानकारी क्या ये दे पाएंगे कि कितने अस्पताल होंगे देश भर में जिनके पास NABH का एक्रीडिएशन नहीं है? जी देखिए, हमारे देश में अभी सिर्फ 600 ऐसे अस्पताल हैं जिनके पास NABH का एंट्री लेवल एक्रीडिएशन है और करीब इतने ही अस्पताल हैं जिनके पास मेन एक्रीडिएशन है। तो कुल मिलाकर आप मानिए कि 1200 के करीब पूरे देश भर में अस्पताल हैं जिनके पास एक्रीडिएशन मौजूद है और 36,000 से अधिक ऐसे अस्पताल हैं जो इम्पैनल्ड थे और उसके अलावा 60,000 से अधिक ऐसे अस्पताल हैं जो इम्पैनल्ड नहीं है और इस प्रोसेस में है कि वो इंश्योरेंस पैनल पे आ जाएं। तो बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में ऐसे अस्पताल मौजूद हैं जिनके पास NABH एक्रीडिएशन मौजूद नहीं है। और अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में सिर्फ 2 अस्पताल ऐसे हैं जो NABH एक्रीडिएटेड है। कई सारे छोटे और मझोले शहर, आप गोंडा, बहराइच, बस्ती की बात कीजिए, वहां पर तो इस तरह के अस्पताल मौजूद ही नहीं है। तो ऐसे में अगर इंश्योरेंस कार्ड धारक इलाज कराने जाएगा तो उसे इलाज कैसे मिलेगा? ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है यहाँ पर और गिरधर ज्ञानी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानी साहब, एक तरफ तो NABH की मान्यता लेने के लिए अस्पतालों को अपना स्टैंडर्ड सुधारना होगा,
इसमें मरीजों का फायदा है, लेकिन जिस तरह से IRDA ये नियम लेकर आया है, 31 जुलाई तक डेडलाइन खत्म हो रही है। कैशलेस इलाज के विकल्प, जैसा कि प्रतीक बता रहे थे हमारे सहयोगी, कि केवल 600 और पहले से जिनके पास मेन एक्रेडिएशन है, करीब 1200 अस्पताल है जिनके पास एक्रेडिएशन है, और लगभग 36,000 और 60,000 जोड़ ले तो लाख के आसपास अस्पताल है जिनके पास NABH का एक्रेडिएशन नहीं है या पैनल पे नहीं है। तो ये बहुत बड़ी संख्या होगी। इसको आप कैसे देखते हैं? और एक आम आदमी जो कैशलेस इलाज कराने के लिए बीमा करा के रखता है हेल्थ इंश्योरेंस, उसके लिए कितना बड़ा झटका होगा अगर वो 31 जुलाई तक नहीं ले पाते हैं एक्रेडिएशन? नहीं, वाकई में ये एक सीरियस इशू है। एक्चुअली पूरे दुनिया में इंश्योरेंस कंपनीज ये सुनिश्चित करती हैं कि जिस हॉस्पिटल को वो अपने पैनल पे ले रही हैं उसकी लायबिलिटी को कवर किया जाए। उसकी लायबिलिटी कवर करने के लिए निश्चय करना पड़ता है कि उसके सिस्टम एंड प्रोसेसेस जो हैं वो पेशेंट सेफ्टी के हिसाब से बनाए गए हैं। अब ये इन्होंने कर तो दिया, IRDA का कदम भी बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे यहाँ समस्या ये है भारत में कि हम सब लोग थोड़ा सोते रहते हैं। अब जितने भी हॉस्पिटल हैं देश, अगर वो उनको अप्लाई करना चाहिए था शुरू से ही, वो हम ये मान के चलते हैं कि ऐसे ऑर्डर को डेट एक्सटेंड होती जाएगी और होती जाएगी। और अब यही हुआ है कि हॉस्पिटल आप देखें बहुत ही मतलब गिने चुने अस्पतालों ने अप्लाई किया और NABH के पास भी बहुत भीड़ तो लगी, लेकिन बहुत ही लिमिटेड भीड़ लगी। अगर ये सभी लोग अप्लाई करते तो NABH का हम विस्तार करते थे, ज्यादा असेसर करते थे और हम काफी हद तक ये टारगेट पूरा कर सकते थे। और IRDA के लिए भी मैं ये कहूंगा कि उन्होंने शायद बीच में एडवाइजरी ज्यादा इशू नहीं की। वो ऑर्डर शुरू में 2 साल पहले इशू किया, उसके बाद वो भी आराम से बैठ गए। ये भी उनकी तरफ से कमी है। तो इन कुल मिला के हमारे यहाँ समस्या ये है कि IRDA को ये थोड़ी सी अवधि बढ़ानी पड़ेगी और उसके बाद में मॉनिटर करना पड़ेगा इन सब चीजों को। एंड वी विल हैव टू मेक श्योर कि ये जो चीज है समय समय पर हम उसको एडवाइजरी इशू करते रहे हर 2 मंथ्स के बाद। और IRDA को भी अपनी NABH को भी अपनी कैपेसिटी में विस्तार करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा विस्तार करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से IRDA को अभी इसमें थोड़ी ढील देनी पड़ेगी। प्रतीक मेरे साथ जुड़े हुए। प्रतीक, इस बारे में कोई आपकी IRDA से बात हुई है क्या? जिस तरह से यहाँ पे गिरधर यानी कह रहे हैं कि IRDA ने 2 साल पहले तो एक यहाँ पर नियम बनाया, लेकिन उसके बाद वो भी चैन की नींद सो गए, बीच में कोई उन्होंने एडवाइजरी जारी नहीं की, रिमाइंडर नहीं दिया। क्या IRDA कोई ढील देने के मूड में है? क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर होगा, बहुत ज्यादा अस्पताल होंगे जो इस नियम की वजह से कैशलेस सुविधा से छूट जाएंगे। देखिए, सबसे मुफीद सवाल आपने पूछा है। ना सिर्फ जो इंश्योरेंस कार्ड धारक है बल्कि मोदी सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है जिसको आप आयुष्मान भारत का नाम दे रहे हैं, 50 करोड़ लोगों को इसके जरिए इंश्योरेंस मिलना है, इसमें जो अथॉरिटी है यानी कि जो आयुष्मान भारत मिशन है उसकी तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है IRDA को और ये गुजारिश की गई है कि आप हमें इस योजना, इस जो आपका रूल है, नोटिफिकेशन है, उससे छूट दीजिए, वरना इसे इंप्लीमेंट करना बेहद मुश्किल हो जाएगा क्योंकि देश भर में ऐसे अस्पताल मौजूद नहीं है जो लोगों को इलाज दे सके। तो साफ तौर पे IRDA के ऊपर एक दबाव है सरकार की तरफ से कि वो इस मामले में छूट दे, लेकिन अभी तक IRDA की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, कोई ऐसा जवाब नहीं मिला है आयुष्मान भारत अथॉरिटी को कि हाँ हम इस मामले में ढील देने जा रहे हैं। जी ठीक है, मेरे साथ गिरधर ज्ञानी साहब हैं। गिरधर ज्ञानी साहब, इसमें और क्या हो सकता है? क्या आपको लगता है यहाँ पर अब सरकार की तरफ से, सरकार को IRDA को कुछ कहना चाहिए, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ऐसा यहाँ पर निर्देश आना चाहिए ताकि बीच का कोई रास्ता निकल सके? देखिए, इसमें सरकार तो करे या नहीं करे, लेकिन जो आयुष्मान भारत है वो भी एक सरकार की स्कीम है, उनको इंटरवीन करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ही बड़ी स्कीम है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है आयुष्मान भारत किसी भी देश के लिए, कि जिसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कहते हैं। एक बड़ा कदम उठाया गया है और अगर वो इस टेक्निकलिटी की वजह से अटक जाएगा तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और मुझे लगता है आयुष्मान भारत के जो CEO है और सेक्रेटरी हेल्थ है, ये सब आई थिंक IRDA के साथ 1-2 दिन में बात करेंगे। उसके बिना अदरवाइज एक बड़ा इशू बन जाएगा कि हॉस्पिटल क्या करें, इंश्योरेंस कंपनी क्या करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया गिरधर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतीक, आपका भी बहुत शुक्रिया इस बड़ी खबर को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 31 जुलाई तक आप कोशिश 31 जुलाई के बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो आप तो इस उम्मीद में कि कैशलेस इलाज होगा, आपकी हेल्प हो जाएगी, लेकिन अगर यही नियम लागू रहा तो कहीं आप हेल्पलेस ना हो जाएं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप अमेरिका से आने वाले अखरोट, बादाम, सेब और दलहन पसंद करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, अभी ये सब महंगे नहीं होने वाले। हमें मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका से ट्रेड वॉर में भारत ने नरमी के संकेत दिए हैं।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। आलोक, बताएं इस नरमी के पीछे क्या वजह है? देखिए, जो एक्सक्लूसिव सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी मिली है कि जो यूएस और इंडो ट्रेड वार चल रहा है उसके दौरान जो 20 जून को वाणिज्य मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें 29 एग्रो प्रोडक्ट्स पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ोतरी का ऐलान किया गया था और जिसको 4 अगस्त से लागू होना था। उस बारे में हमें एक्सक्लूसिव सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये जो 4 अगस्त की डेट है वो आगे बढ़ाई जा सकती है। इसको कुल मिलाकर 45 डेज किया जा सकता है या फिर उससे भी ज़्यादा इसको बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सीधा असर ये होगा कि जो अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले जितने भी एग्रो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो अखरोट है, चाहे वो बादाम है, चाहे सेब हैं, ताजे फल हैं, इन तमाम चीज़ों पर अभी जो महंगाई का एक डर सता रहा था लोगों को, वो नहीं महंगा होगा। खासतौर से कैलिफोर्नियाई जो बादाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिया में इंपोर्ट होता है और उस पर करीब 110 रुपये से 100 रुपये से लेकर 120 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती थी। ये अभी फ़िलहाल टल गया है, यानी कि कुल मिलाकर जो अभी अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है वहाँ पर थोड़ी सी भारत की तरफ से एक नरमी के संकेत मिले हैं। जो हमें वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि इस नोटिफिकेशन जो ये रिकमेंडेशन वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से आई है उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको लागू करने में भारत डिले कर सकता है। और ये इस वजह से है कि भारत चाहता है कि अमेरिका के साथ बातचीत के दरवाजे खुले रहें और लगातार जो बायलैटरल टॉक्स जो चल रहे हैं वो आगे चलें। इन बातचीत के मेज पर तमाम चीज़ों का सॉर्ट आउट हो सके, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद से बहुत सारी चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। उसी लहजे में भारत ने भी जवाब देते हुए 20 जून को एग्रो प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कल ही निकी हेली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली है। निकी हेली अमेरिका की यूएस में स्पेशल एनवॉय हैं, वो मिली हैं और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर संकेत मिल रहे हैं कि भारत की तरफ से जो एक सख्ती के संकेत दिए गए थे इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं नरमी बरती जा सकती है, जिसका सीधा असर ये होगा कि अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले तमाम जितने भी एग्री प्रोडक्ट हैं वो अभी महंगे नहीं होंगे। शुक्रिया आलोक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। उधर मुंबई के घाटकोपर में सर्वोदय अस्पताल के पास एक चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया है। हादसे में 5 लोगों की जान गई है, इसमें एक राहगीर भी शामिल है। चार्टर्ड प्लेन जुहू एयरपोर्ट से टेस्टिंग के लिए उड़ा था, तभी क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद चार्टर्ड प्लेन धू धू कर जलने लगा और एक निर्माणाधीन इमारत से जा टकराया। हादसे के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। चार्टर्ड प्लेन में लगी आग बुझाने की कोशिश जारी है। वहीं सरकार ने प्लेन क्रैश की जांच के आदेश दे दिए हैं। डीजीसीए की टीम के अलावा एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो मामले की डिटेल जांच करेगा। और अब बात बाजार की करते हैं। बाजार में गिरावट का सिलसिला आज भी जारी है। आज सेंसेक्स 179 पॉइंट लुढ़का, जबकि निफ्टी 10,600 के नीचे फिसला तो मिड कैप इंडेक्स करीब 2% टूटा है। आज बाजार में हुए कारोबार पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत। हर्षदा के पास चलेंगे कि आज बाजार में क्या कुछ हुआ, और इसके पहले हम आपको बता दें कि सेंसेक्स बाजार में आज जो एक्सपायरी का दिन था, आखिरी दिन था, एक्सपायरी का दिन था, और उसमें आप देख सकते हैं मिड कैप इंडेक्स 300 अंकों से ज्यादा टूटा। निफ्टी बैंक भी करीब 100 अंक टूटा और सेंसेक्स और निफ्टी में भी हमें यहां पर आधे से पौने % की गिरावट देखने को मिली है। हर्षदा सावंत मेरे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास चलते हैं। हर्षदा, बताइए आज बाजार में क्या रहा, बाजार का मूड आज क्यों बिगड़ा? भारी बिकवाली का सत्र रहा है। एक तो एक्सपायरी का दिन, तो वॉलेटिलिटी होनी थी, लेकिन अनुमान यही था कि शायद कुछ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। वो बिल्कुल नदारत थी आज के मार्केट में। ग्लोबल फैक्टर्स लगातार बाजार पर हावी हैं, इसीलिए आज हमने देखा एक बार फिर कमजोरी के साथ ही सेशन की समाप्ति हुई है। कमजोरी के पीछे जो बड़ी वजह है वो है कच्चा तेल, जिसमें बढ़त देखने को मिली है, 78 पर दस्तक दे रहा है, और दूसरी तरफ है कमजोर रुपया। रुपये ने एक बहुत ही कमजोर चाल खेली, आज 69 को ब्रीच किया और इसी ने बाजार का खुलते ही मूड बिगाड़ा। और जैसे जैसे दिन चढ़ा है, भले ही रुपए में कुछ रिकवरी आई हो, लेकिन बाजार रिकवर करने में नाकामयाब था। यहां पर अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशन, और आज जून एक्सपायरी में हमने देखा है जो समाप्ति हुई है वो 10,600 के नीचे हुई है, यानी कि सेंटिमेंट बिगड़ गया है,
खराब है। निफ्टी बैंक में भी हमने देखा लगभग 100 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली है। तो अक्रॉस द बोर्ड ये सेल साइड की पोजीशन, मिड कैप इंडेक्स टूटा, 300 पॉइंट तक की गिरावट आज इंट्राडे में देखने को मिली। यहां पर भी पेंट, एविएशन जैसे काउंटर्स थे जहां पर दबाव देखने को मिला और मिड कैप मेटल शेयरों में आज हमने देखा खासकर मुनाफा वसूली देखी गई। हालांकि कमजोर रुपए का फायदा कुछ चुनिंदा काउंटर्स में मिला है जिसमें आईटी और फार्मा के कुछ ही शेयर शामिल है, वरना ओवरऑल बाजार का जो मूड था वो आज सिर्फ और सिर्फ बिकवाली का ही था। जी हर्षदा, और अगर बात करें कि कौन से वो शेयर है जिनमें सबसे ज्यादा एक्शन रहा तो बताइए कौन से वो शेयर थे। देखिए आज क्योंकि चौतरफा बिकवाली देखने को मिली है तो इंडेक्स लूजर्स के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर आज टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स भले ही रुपए की चाल कमजोर रही हो और आईटी के लिए फायदे का सौदा रहता है, टेक महिंद्रा लहूलुहान था, 7% तक का नुकसान। टाइटन जैसे दिग्गज में हमने देखा 4% की गिरावट। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स सब में सिर्फ और सिर्फ बिकवाली के ही सौदे देखे गए। वहीं कच्चे तेल का मार पड़ी है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर। एचपी, बीपी, आईओसी तीनों में कल गिरावट थी, आज फिर ये काउंटर्स टूटे, 5 से 4% का नुकसान देखने को मिला और एटीएफ के भी दाम बढ़ेंगे। तो इंटरग्लोब एविएशन में शॉर्ट की पोजीशंस 4% तक की बनी और 6% टूटा है जेट एयरवेज का काउंटर। बैंकों पर भी अगर आप ध्यान दें तो यहां पर भी सिर्फ बिकवाली ही देखने को मिली है। पंजाब नेशनल बैंक 5% नीचे, फेडरल, डीसीबी, आईसीआईसीआई बैंक, निजी बैंकों में भी आज हमने देखा वो गिरावट का सिलसिला जारी था, किसी तरह का रिस्पाइट नहीं मिला है। कल से अतिरिक्त मार्जिन लगेगा, 19 शेयरों की एक फहरिस्त सेबी ने सामने रखी है और उसी का असर देखा गया जैन इरिगेशन, आईआरबी, आईडीएफसी बैंक, कर्नाटका बैंक जैसे शेयरों में, जहां पर आज फिर दबाव था। 4 से 4.5% तक की गिरावट इन काउंटर्स में दर्ज हुई है उस अतिरिक्त मार्जिन के डर से। मिड कैप के दूसरे लूजर्स पर आइए, यहां पर अवंती फीड टूटा है, करीब 7% का नुकसान। चोलामंडलम जैसे अच्छी क्वालिटी के एनबीएफसीज पर दबाव देखा गया। श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी टूटा और डेल्टा कॉर्प जैसे हाई बीटा स्टॉक्स में भी आज हमने देखा बिकवाली का दबाव। देखिए जून सीरीज की शुरुआत इतनी खराब नहीं थी, बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार था, लेकिन पिछले 2 दिन क्योंकि रुपए और कच्चे तेल ने मूड बिगाड़ा है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव साबित हुआ है इक्विटी मार्केट के ट्रेडर्स के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका हर्षदा। जैसा कि आप बता रही थी कि रुपए ने मूड बिगाड़ा, रुपए ने तो आज सारी हदें पार कर दी और डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया है। $1 की कीमत 69 रुपए के ऊपर का स्तर छू चुकी है। इस साल रुपए में 7% की गिरावट आ चुकी है और पूरे एशिया में रुपए का सबसे खराब प्रदर्शन दिखा है। रुपए पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पांड्या। प्रदीप, रुपए की इस गिरावट के पीछे क्या वजह है और आगे ये कितना और गिर सकता है? रुपए में गिरावट के पीछे सबसे अहम कारण यह है कि हमारा इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है, क्रूड में तेजी बनी हुई है और ओपेक की मीटिंग में फैसला हुआ कि वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, लेकिन उसका फायदा नहीं दिखा। तो किसी भी ट्रेडर के लिए रुपए को शॉर्ट जाने का ये एक अच्छा खासा मौका है। दूसरी तरफ जो अभी तक डॉलर की सप्लाई हो रही थी, इस साल 2018 में ऐसे भी वो डॉलर की सप्लाई कम हो गई है और हाल के दिनों में अगर आप देखें तो बॉन्ड मार्केट में बिकवाली लगातार जारी है और अब इक्विटी मार्केट में भी एफआईएस की बिकवाली तेजी से हो रही है। तो इसका असर जाहिर तौर पे पड़ रहा है, डॉलर की कमी है और इस वजह से डॉलर के दाम बढ़ रहे हैं, रुपए के दाम घट रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप रुपए को देखें स्टैंड अलोन, इसकी जगह आप दूसरी करेंसीज के मुकाबले में देख सकते हैं कि डॉलर मजबूत हुआ है तमाम दूसरी करेंसीज के मुकाबले। 95.5 के लेवल डॉलर इंडेक्स में दिखाई दिए। एशिया में खासतौर पे चीन की करेंसी कमज़ोर हो रही है, तो ऐसी स्थिति में कम्पिटिटिव प्रेशर भी है। अगर हमारी करेंसी कमज़ोर नहीं होती तो शायद हमारे एक्सपोर्ट जो ऐसे ही नहीं बढ़ रहे थे उन पे और दबाव देखने को मिलेगा। तो एक वजह हो सकती है कि शायद आरबीआई भी पूरी ताकत से डिफेंड नहीं कर रहा। हालांकि देखिए 2 हफ्ते पहले जब हम 68 के ऊपर निकले थे तो आरबीआई ने पूरी ताकत से डिफेंड किया, रुपए को वापस से सहारा दिया, लेकिन हम फिर से घूमकर वहीं पहुंच गए और अब आज 69 के भी नीचे निकल गए। लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर आप एक साथ मिलाकर देखें तो लगता यही है कि फिलहाल ट्रेंड रुपए के खिलाफ है, डॉलर के फेवर में है। डॉलर यहाँ से कुछ और मजबूत होगा और इसके लिहाज से अगर 69 के लेवल डिसाइसिवली टूट गए तो आने वाले कुछ ही दिनों में आपको 71-72 के लेवल कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में देखने को मिले तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए। फॉरेक्स मार्केट के एक्सपर्ट का तो यही मानना है।
यूपी के मगहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक तरह से 2019 के चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया। पीएम संत कबीर अकादमी की आधारशिला रखने पहुंचे थे और इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी ने अखिलेश यादव के बंगला विवाद का जिक्र करते हुए एसपी, बीएसपी और कांग्रेस की दोस्ती पर निशाना साधा। आज इन महापुरुषों के नाम पर राजनीतिक स्वार्थ की एक ऐसी धारा खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है जो समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे लोग जमीन से कट चुके हैं। और आज आवाज अड्डा में हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अब कबीर के नाम पर वोट मांगे जाएंगे? आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। ऑडी इंडिया ने आज Q5 के पेट्रोल वेरिएंट को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस कार की कीमत 55,27,000 रुपए रखी है। ऑडी Q5 में 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 248 bhp पावर, 370 Nm टॉर्क जनरेट करता है। कार में सिंगल फ्रेम ग्रिल के साथ मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स और स्पोर्टी बोनट दिया है। कार में स्पोर्ट्स LED टेल लाइट, रूफ माउंटेड स्पॉइलर और रियर डिफ्यूजर के साथ नया बम्पर दिया गया है। कार का पिछला गेट इलेक्ट्रिक तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है और इसमें अपडेटेड MMI सिस्टम दिया गया है। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए।